Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next test. ये जो टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, यानी आपके टेस्ट की श्रृंखला के अंदर, ये दूसरे नंबर का टेस्ट है और ये आपकी हेल्प करता है जितने भी आपके टेस्ट आते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ आती है उन सारी के ऊपर प्रकाश डालने में, उसे समझने में। बेटे, कोई भी टेस्ट होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या डेजिग्नेशन के लिए ही है, वो दूसरे के साथ भी कोरिलेट होकर चलता है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज। और बेटे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश सबके लिए समान रहती है। तो इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे प्लीज़। भिड़ते ही हमारे सामने क्या आया बेटा? कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को निपटाना कैसे होता है। हम वैसे ही टुकड़े कर करके पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पहले कहता है बेटा स्ट्रीट थिएटर। बेटा स्ट्रीट थिएटर क्या होता है? सबसे पहली बात यही आती है। स्ट्रीट होती है आपकी लेन, आपकी जो गली होती है, उस गली को क्या कहते हैं? उस एवेन्यू को क्या कहते हैं? स्ट्रीट। थिएटर क्या होता है? जो ड्रामा होता है, प्ले होता है, कोई भी परफॉर्मेंस होती है दैट इज़ डन इन स्ट्रीट, दैट इज़ नोन एज स्ट्रीट थिएटर। ये स्ट्रीट थिएटर्स क्या होते थे? आपने देखा होगा अपने गांव में कई बार रूरल एरियाज़ के अंदर सांग वगैरह होते हैं। क्यों किए जाते हैं बेटे? वो किए जाते हैं अपने समाज के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए। किस प्रकार की जागरूकता बेटा? आपने देखा होगा पहले सती प्रथा या फिर दहेज प्रथा या फिर बाल विवाह या फिर बाल श्रम, इस प्रकार की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था समाज को, भ्रूण हत्या, इनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है और उस प्रकार की जो कुरीतियां हैं या बुराइयां हैं उन्हें समाज से दूर किया जाता है। उसके लिए कौन काम करता है? इस प्रकार के जो हमारे थिएट्रिकल एक्टर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, वे करते हैं, वे समाज में जागरूकता लाते हैं। तो ये स्ट्रीट थिएटर की बात की गई है। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया, भारत के अंदर और कहीं नहीं, इंडिया की बात की गई है। इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म। अब ये क्या है? एक बहुत ही सुदृढ़ किस्म की आर्ट फॉर्म है जो अच्छे तरीके से क्या है? एस्टेब्लिश हो चुकी थी। ये क्या है? वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट डांस आर्ट फॉर्म है बेटा, जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति समाज के सामने देते हैं। फिर कहता है डिस्पाइट। एक बात का ध्यान रखेंगे, डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जा रहा है। एक चीज़ याद रखना कि डिस्पाइट के बाद एग्जामिनर ऑफ लगा कर देता है आपके एग्जाम्स में, ख़ास तौर पे जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल आदि हो गया, सीपीओ हो गया, इस प्रकार के एग्जाम्स के अंदर डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाएगा। एरर्स में हमें उसे हटाना है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, डिस्पाइट के साथ नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात आती है बेटा के बावजूद। द प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? सडन इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज नॉन एज प्रोलिफरेशन। ठीक है। अब ये कहता है द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जितने भी हमारे मनोरंजन के आधुनिक साधन आए हैं उनके बावजूद ये क्या है बेटा? एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म है। फिर कहता है एंड कम्युनिकेशन। और जो एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या है? जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा? द एक्टिविटी और अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स और गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन में यही चीज़ें आती हैं। फिर कहता है स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लरिश इन इंडिया। उसके बावजूद क्या है? जो स्ट्रीट थिएटर है वो जारी रहा, उसने अपनी इटर्निटी को बनाए रखा, कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखा। किसमें? इम्प्रूवमेंट की तरफ चलता ही चला गया, उसने अपनी जगह को बरकरार रखा। ये बात बोली गई है। फिर कहता है दे क्रिएट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द पीपल। अब यहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है बेटे? साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट और इन्फ्लुएंस।
ठीक है। ये हमारे जो लोग हैं उनकी मानसिकता के ऊपर प्रभाव डालता है। साइकोलॉजिकली उन्हें क्या करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है, तो उसकी बात की गई है। ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या आ जाता है, कनेक्टेड विद ए पर्सन्स माइंड एंड द वे इन विच इट वर्क्स, दैट इज नॉन एज साइकोलॉजिक। ठीक है। तो साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट डालता है। स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल, बेटे जो स्ट्रीट थिएटर है एक चैनल की तरह, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, हैज़ फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से, बीन प्रोपागेटिंग रिफॉर्म्स, वो क्या कर रहा है, प्रोपागेट। प्रोपागेट का मतलब क्या होता है, इसमें भी वही बात आती है किसी चीज़ का प्रचार करने की। तो बेटे जब किसी चीज़ को फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, जब उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है, दैट इज़ नोन एज प्रोपागेट, यानी टू स्प्रेड एन आइडिया, अ बिलीफ, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग मैनी पीपल, दैट इज़ नोन एज प्रोपागेट। तो बेटा ये क्या करता है, जो स्ट्रीट थिएटर है एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के चैनल के रूप में, हैज़ फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों से, बीन प्रोपागेटिंग रिफॉर्म्स, ये क्या कर रहा है, सुधारों को प्रोपागेट कर रहा है। ठीक है। अब ये रिफॉर्म क्या था बेटा, जो चेंजेस होते हैं समाज के अंदर लाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है। टू इम्प्रूव अ सिस्टम, an organization, a law, etc. by making changes to it, that is known as reform. रिफॉर्मेशन क्या होता है, रिफॉर्मेशन होता है जिसमें बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। तो ये ला रहा है बाय हाईलाइटिंग, किस चीज़ को हाईलाइट करते हुए, बाय थ्रोइंग लाइट ऑन समथिंग और समबडी, किसी चीज़ पर प्रकाश डालते हुए। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग समथिंग आउट, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। टू एम्फेसाइजिंग समथिंग, जब टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, स्ट्रेसफुली उसकी अभिव्यक्ति देना। स्ट्रेसिंग, अंडरलाइनिंग, या फिर आप कह सकते हैं अंडरस्कोरिंग, ये सारे के सारे इसके अर्थ बन जाएंगे। कहता है हैज़ बीन प्रोपागेटिंग रिफॉर्म्स बाय हाईलाइटिंग, अंडरलाइनिंग, एम्फेसाइजिंग, स्ट्रेसिंग, और मैंने क्या बताया था, अंडरस्कोरिंग, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर, इश्यूज मतलब जो अफेयर्स हैं, मैटर्स हैं इन द सोसाइटी, समाज के अंदर। थिएटर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स अनलाइक इन द ओल्डर डेज। बेटे जो पुराने टाइम की बात की जाती है, पुराने टाइम में प्रभाव पड़ता था, कैसे पड़ता था उसको देखेंगे। अनलाइक का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। अनलाइक क्या है, ऑपोजिट है। अब ये इतने काम करता है बेटे, क्या कहा इसने, थिएटर्स आर नॉट अफेक्टेड, थिएटर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड बाय द मॉडर्न मीन्स, जितने भी आधुनिक साधन हैं उनके द्वारा, ऑफ एंटरटेनमेंट्स, मनोरंजन के जितने भी साधन हैं, अनलाइक इन द ओल्डन डेज। अब ये ओल्डन डेज की बात क्यों की गई है यहाँ पर, इसलिए की गई है, पुराने टाइम में क्या होता था, अलग तरीके से चलता था। अब उसके साथ अगर कॉन्ट्रास्ट करके देखा जाए तो पहले से अब ज़्यादा विकास हुआ है। पहले हमारे जो ये थिएट्रिकल ड्रामाज होते थे, स्ट्रीट थिएटर्स होते थे, इनके पास सोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब थोड़े से सोर्सेज भी तो ऐड हुए हैं मॉडर्निज्म के साथ। ठीक है। तो ये प्रभावित नहीं हुए हैं, अपनी चीज़ की अभिव्यक्ति उसी प्रकार से देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आगे कहता है बेटे, द परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। आज एक चीज़ और देखने को मिलती है, पहले ये क्या होते थे, आपके छोटे छोटी जगहों तक, स्मॉल सिटीज़ में या रूरल एरियाज़ में, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड होते थे, कंस्ट्रेंट होते थे, कन्फाइंड होते थे उनकी सीमा तक। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये फैल चुके हैं, शहरों तक भी आना शुरू हुआ है। कहता है द परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, आज के दिन जो छोटे छोटे ग्रुप हैं परफॉर्मर्स के, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, वुड स्टेज परफॉर्मेंसेज, वो क्या करते हैं बेटे, परफॉर्मेंसेज को स्टेज करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं, टू मोबाइल्स ओपिनियन, टू मोबाइल्स ओपिनियन। अब यहाँ पर, यहाँ मोबाइल्स जो लिखा है यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो जाती है, टू मोबाइल आना चाहिए था, ओपिनियन, और टू हेल्प क्रिएट अवेयरनेस ओवर ए पर्टिकुलर इशू, जो विचार हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए, और टू हेल्प क्रिएट अवेयरनेस, और फिर जागरूकता लाने के लिए, ओवर अ पर्टिकुलर इशू ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो सार्वजनिक महत्व की कोई भी चीज़ है उसको
जग जाहिर करने के लिए, उजागर करने के लिए ये क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं और इसमें वो एक जगह से दूसरी जगह पर हमारी चीज़ पहुंच जाती है। यहाँ पर टाइपोग्राफिकल एरर है, टू मोबाइल ओपिनियन आना चाहिए था। थीम्स लाइक चाइल्ड अब्यूज़, इसका थीम क्या होता है, इसका मेन मुद्दा क्या होता है, मोटो क्या होता है। मोटो में आ जाता है हमारे जो मेन थीम्स आते हैं, सोशल जितनी भी हमारी कुरीतियाँ हैं, अब्यूज़ हैं, उनको दूर करने के लिए सबसे पहले किसको हाईलाइट करता है, चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ में क्या आ जाता है, जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन है उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं। आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में एक पाठ भी पढ़ाया गया था बेटा, उस पाठ का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। जो बच्चों का अपना बचपन गुम हो जाता है, उनके जीवन की जो बसंत की बहार है वो खो जाती है, उसकी चर्चा की गई थी। तो इसका थीम क्या है, सबसे पहले चाइल्ड अब्यूज़। फिर क्या कहता है, एड्स, ठीक है, एड्स अवेयरनेस, एड्स के प्रति जागरूकता लाना। बेटे पहले समाज के अंदर अगर कोई भी एड्स का पेशेंट होता था तो उसको इन्फीरियरिटी के साथ देखा जाता था, हीन भावना के साथ देखा जाता था, उसके साथ उठना बैठना समाज बंद कर देता था। लेकिन आज लोगों में जागरूकता लाई गई है, किन के माध्यम से, इन स्ट्रीट थिएटर्स के द्वारा, कि किसी परिवार में किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाती है तो वो एक दूसरे के संपर्क में आने से, जस्ट टच करने से, उनके साथ भोजन करने से नहीं फैलती। तो इस तरीके से लोगों की मानसिकता को क्या किया गया, विस्तृत किया गया। फिर क्या कहता है बेटे, एंड डोमेस्टिक वायलेंस। और आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस के अक्सर केसेस आया करते थे, उसमें भी जागरूकता लाई गई है। उसमें क्या होता था, उसमें स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक को हिंसा का शिकार होना पड़ता था, उसके लिए भी कदम उठाए गए हैं, उन्हें समाधान दिया गया है, उन्हें एक डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है। तो वो क्या था, आपका डोमेस्टिक वायलेंस। फिर कहता है बेटे, आर सम ऑफ द एरियाज, ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, हाईलाइटेड बाय कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर ट्रूप। हाईलाइटेड बाय, हाईलाइटेड अभी अभी पहले भी आया था, जिसको हाईलाइट किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है, जिसको दर्शाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, हमारे जो इस प्रकार के स्ट्रीट थिएटर ट्रूप्स वगैरह हैं। ट्रूप का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स और सिंगर्स, परफॉर्मर्स एट्सेट्रा हु वर्क टुगेदर, दैट इज ट्रूप, ठीक है। एक TROOP ट्रूप होता है, वो ट्रूप क्या होता है बेटे, आपके दल या टुकड़ी होता है, फौज की होती है जैसे, ठीक है। अब उनके द्वारा क्या किया, अच्छा, कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ आया मॉडर्न वाली सेंस में, और वैसे कंटेम्प्रेरी क्या होता है, समकालीन होता है, ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मॉडर्न टाइम, यहाँ मॉडर्न के लिए आया। जैसे ये विकास है और ये कविता है, इनके बारे में लिखा जाए कि भाई ये किस समय के थे, तो कहा जाएगा ये दोनों ही एक ही समय के थे, तो दे वर कंटेम्प्रेरीज बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ठीक है, बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, यहाँ प्रेजेंट के लिए आया है। मॉडर्न स्ट्रीट थिएटर ट्रूप, अनलाइक इन रेगुलर ड्रामा, ऑपोजिट टू रेगुलर ड्रामा, स्ट्रीट ड्रामा एम्प्लॉयज वेरी लिटिल प्रॉप्स एंड इमेजेस। जो मॉडर्न ड्रामा है, रेगुलर ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप्स यूज़ करते हैं। ये प्रॉप्स क्या होते हैं बेटे, प्रॉप्स होते हैं छोटी मोटी कुछ चीज़ें अपने साथ ले लेते हैं, जैसे पीस ऑफ वुड और मेटल हो गया, ठीक है, जो क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, या फिर उसको पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जो टाइट रॉप वॉकर्स होते हैं, वो अपने साथ एक पाइप सा ले लेते हैं बैलेंस बनाने के लिए। आपने देखा होगा कुछ हमारे बैले डांसर्स होते हैं, वो प्रॉप यूज़ करते हैं, सॉर्ड वगैरह ले लेते हैं, तलवार ले लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रॉप्स होते हैं। जैसे मैंने टर्की के कुछ एक डांस परफॉर्मेंसेस देखे हैं, वो कोई बीड्स की एक माला सी ले लेते हैं, हाथ में घुमाते रहते हैं, या कोई स्टिक लेकर उसको घुमाते रहते हैं, दे आर प्रॉप्स, ठीक है। अब ये कहता है जो रेगुलर ड्रामा होता है उसके विपरीत स्ट्रीट ड्रामा एम्प्लॉयज वेरी लिटिल प्रॉप्स एंड इमेजेस, इसके अंदर इमेजेस और प्रॉप्स का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। फिर क्या कहता है बेटा, द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मेन टूल इन विच कोरियोग्राफी, माइम, डायलॉग्स, सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। इसमें जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप कभी भी दक्षिण भारत जाते हो, साउदर्न इंडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर
अपनी बॉडी का ही प्रयोग किया जाता है, प्रॉप्स वगैरह यूज़ नहीं करते, और अपनी बॉडी के द्वारा, अपने एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स के द्वारा, अपनी भाव भंगिमाओं का प्रयोग करते हुए वो पूरी की पूरी अभिव्यक्ति वहाँ दे देते हैं। वैसा ही किसमें होता है? इसके अंदर होता है। क्या होता है बेटे? ये जो ह्यूमन बॉडी है इसी का प्रयोग करते चलते हैं कोरियोग्राफी के रूप में। फिर कहता है बिकम्स द मेन टूल इन विच कोरियोग्राफी के साथ उसने क्या लिखा? माइम लिखा। ये माइम क्या होता है? जो डम शोज होते हैं, डम शोज में क्या होता है? जो मूक अंताक्षरी होती है। आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा आंखों ही आंखों में, और कोई बात बोली जाएगी वो भी आंखों ही आंखों में बोल दी जाएगी। आप लोगों के साइलेंट मूवी एक्टर्स हुआ करते थे, जैसे मिस्टर बीन, जैसे आपके चार्ली चैपलिन, ये क्या करते थे? ये बेटे मूक अभिनय किया करते थे, जिसे आप पैंटोमाइम कहते हैं। तो माइम क्या होता है? जो डम शो होता है। उसके बाद डायलॉग्स आ जाते हैं, सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स आ जाते हैं, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है स्ट्रीट थिएटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया। जो स्ट्रीट थिएटर है ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा इंटीमेट मीडिया है हमारा। कैसे है उसे भी जान लेंगे बेटा। जिसमें एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप आ जाता है, फ्रेंडशिप आ जाती है, दैट इज नोन एज इंटीमेट। ठीक है, प्राइवेट एंड पर्सनल वाली सेंस में भी आता है, ऑफन इन ए सेक्सुअल वे, वहाँ पर यूज़ किया जाता है इंटीमेट। दूसरा किस कहाँ यूज़ किया जाता है? हैविंग अ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप, दैट इज इंटीमेट। अब ये क्या कहता है? इंटीमेट मीडिया, मोस्ट इंटीमेट मीडिया है जो क्लोजनेस को दिखाता है। इट अपील्स टू द इमोशंस, ये किस चीज़ को जागृत करता है या छूने की कोशिश करता है? हमारे इमोशंस को। टू क्विक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और जो हमारे ऊपर एक इसका मनोवैज्ञानिक क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ऑन ऑडियंसेस, किसके ऊपर? हमारे ऑडियंस के ऊपर। By being local and live, they are also able to establish not only direct contact with the audience, but also by being cost effective and flexible, they are popular among all age groups. अब इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो उसके बारे में जाना जाए तो ये बड़े सिंपली परफॉर्म किया जा सकता है, काफ़ी सस्ती चीज़ों के साथ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर? बाय बीइंग लोकल एंड लाइव, ये स्थानीय होने के कारण और लाइव होने के कारण दे आर ऑल्सो एबल टू एस्टेब्लिश नॉट ओनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ क्या होता है? इनका सीधा सीधा संप्रेषण होता है, सीधा सीधा संपर्क होता है। ये क्या है? आपने देखा होगा स्ट्रीट थिएटर में या जो थिएटर्स होते करते हैं लोग, एक्टर्स, उनके पास सिर्फ रिहर्सल का टाइम मिल सकता है पहले, लेकिन रीटेक्स नहीं होते, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कास्टिंग नहीं होती। जबकि मूवीज़ में क्या होता है? आपके कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके बार बार रीटेक्स लिए जाते हैं। उसमें आपके मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा भी उसको कास्ट किया जाता है, ढाला जाता है अलग अलग अंदाज में, उसके इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं। जबकि आपका जो थिएटर है इसमें सीधा संपर्क होता है, इसमें कोई रीटेक नहीं होता। दूसरा क्या है बेटे? बट ऑल्सो बाय बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव, और कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण एंड फ्लेक्सिबल, और थोड़ा लचीलापन लिए होने के कारण दे आर पॉपुलर अमंग ऑल एज ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? सारी की सारी एज ग्रुप्स के अंदर लोकप्रिय होते हैं। ऐसा क्यों? अब बेटे आपने देखा होगा जो क्रीमी लेयर है या एलिट्स हैं वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, उनके लिए अपना एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। जबकि ये चीज़ें क्या करती हैं? आम जन के मन को छूने की कोशिश करती हैं, इसीलिए ये हर एज ग्रुप्स में लोकप्रिय होती चली जाती हैं और समाज के हर क्षेत्र में भी लोकप्रिय होती चली जाती हैं। आगे कहता है बेटे, बस इतना ही था हमारा ये। इसके बाद क्या आ जाता है? हमारे क्वेश्चंस आए हैं, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से। स्ट्रीट थिएटर इज डैश टू स्टेज, नथिंग टू स्टेज। बेटे नथिंग तो हो ही नहीं सकता। इसने जब हमारे समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया है तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो ये नथिंग तो हो नहीं सकता। नॉट रीजनेबल, बेटा रीजनेबल कौन सा होता है? एक ऐसी कीमत होती है जो पूरी तरह से प्रासंगिक होती है, तर्क संगत होती है, फेयर है, सेंसिबल है, प्रैक्टिकल है, उसको हम क्या कहते हैं? रीजनेबल। नॉट रीजनेबल यानी अनरीजनेबल, तो ये गलत हो गया। कॉस्टली, बेटा कॉस्टली होता तो आम जन तक कैसे पहुंचता? हमारे ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो पूरी तरह से साधन संपन्न तो नहीं हैं, ऐसे में बेटे उन तक पहुंचाना है तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, उनकी पॉकेट के अनुसार ढालना पड़ेगा।
नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीट थिएटर। यूजुअली जो स्ट्रीट थिएटर होता है वो अक्सर डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, डैश विद इश्यूज, इश्यूज मतलब मैटर्स, अफेयर्स, मुद्दे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के, सार्वजनिक महत्व की चीज़ें होती हैं उनको डैश करता है। डज नॉट डील, बेटे एक बात आई थी कि ये किसको डील करता है, सार्वजनिक मुद्दों को। डज नॉट डील आ गया तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। इज परफॉर्म्ड, यूजुअली इज परफॉर्म्ड विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इज परफॉर्म्ड में सेंस नहीं बनती हमारी। इज डिस्टेंट, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। डील्स, डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये किस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, जो हमारे सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, सोशल एब्यूजेस हैं, उनको, उनके अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाती है, तो ये डील करता है उनमें। ये नहीं होता तो इज परफॉर्म्ड विद इश्यूज, हम इसका प्रयोग कर सकते थे लेकिन वो विद लगाकर फिर सेंस गलत हो जाती है। फिर कहता है बेटे इन द ओल्डन डेज, पुराने समय की बात की जाती है, जो स्ट्रीट थिएटर है, डैश टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी, जो थिएटर है पुराने दिनों में स्ट्रीट थिएटर, डैश टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। अब जो शहर की छोटी छोटी लोकेलिटीज हैं, अब वहीं तक सीमित होता था ना, गांव से शहरों में आना तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत देता था, तो वॉज ओपनड, ओपनड टू विलेजेस, बेटे हो सकता है वहीं तक खुला हुआ था। वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बेटे रेस्ट्रिक्टेड था, कन्फाइंड था, कॉन्सेंट्रेड था। वॉज एंटरटेन्ड, गलत हो गया। वॉज रिस्ट्रिक्टेड, हमें ये क्लियरली दिया गया, ये आ जाएगा, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। पुराने समय में स्ट्रीट थिएटर क्या था, वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी, ठीक है, ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे समाज के अंदर हमने देखा है बुराइयां कहाँ से शुरू होती हैं, अक्सर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है शहरों से आया, क्राइम और करप्शन है शहरों की देन है, पोल्यूशन है वो भी शहरों की देन है, ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है ये शहरों की देन है। ग्रामीण परिवेश में आपने देखा था सारे लोग इकट्ठे मिलकर रहा करते थे और जो कम संसाधन होते थे उसमें भी सबकी गुजर बसर अच्छी होती थी। इतना समाज में किसी भी तरीके से नैतिक पतन वगैरह देखने को नहीं मिलता था, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज रिस्ट्रिक्टेड। आगे कहता है बेटे मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, बेटे जो आधुनिक साधन है मनोरंजन के और संप्रेषण के, डैश स्ट्रीट थिएटर, वो क्या है, डैश स्ट्रीट थिएटर। डज नॉट अफेक्ट, बेटे हो सकता है वे प्रभाव नहीं डालते। हेल्प्स, पहली बात तो हेल्प्स यहाँ पर जो लिखा है मॉडर्न मीन्स, हेल्प्स पॉपुलराइज, ये पॉपुलराइज होने में हेल्प करते हैं। आज ये कर सकते हैं लेकिन पहले क्या था, ये बाधक सिद्ध नहीं होते थे, हमने तो पैराग्राफ के कंटेक्स्ट के आधार पे चुनना है। आज वो क्या करते हैं, आज वो उसको हेल्प करते हैं। फिर कहता है हेल्प एस्टेब्लिश, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। डज इफेक्ट, बेटे प्रभाव डालते हैं, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डज नॉट अफेक्ट। स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स ए डैश इम्पैक्ट ऑन ऑडियंसेस, बेटे स्ट्रीट थिएटर का लोगों की मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो प्रभावित करते हैं, ये बात आई थी हमारी। तो यहाँ पर मिस्टिकल, मिस्टिकल क्या होता है, जो रहस्यमयी होता है, जिसके अंदर सुपरनेचुरल या फिर स्पिरिचुअल पावर्स आ जाती हैं, जिसके अंदर इस प्रकार के इफेक्ट डाले जाते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। साइकोलॉजिकल हो सकता है। इंटीमेट, इंटीमेट रिलेशन मतलब जो बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स होती हैं, ये गलत हो जाएगा। फिजिकल, फिजिकल में तो शारीरिक आएगा, हमारा क्या आया था, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमारी मानसिकता पर, हमारे मानस पटल पर ठक ठक करता है। आगे फिर से आ गया, फिर से एक और पैराग्राफ। When कल्पना चावला वॉज ए स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन इन करनाल, जब ये सारा पैराग्राफ किसके ऊपर है, आपके कल्पना चावला के ऊपर। जब कल्पना चावला क्या थी, एक विद्यार्थी थी, एक छात्रा होती थी, कहाँ पर, एट टैगोर बाल निकेतन इन करनाल, करनाल के टैगोर बाल निकेतन के अंदर। शी यूज टू, यहाँ पर एक ग्रामेटिकल एरर आया बेटे, शी, इसका एस स्मॉल आएगा, क्यों आएगा,
क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था, ये मेन क्लॉज शुरू होता है कॉमा के बाद यहाँ पर, तो यहाँ छोटी सी गलती हो गई है, ये भी टाइपोग्राफिकल एरर है। ये क्यों बता रहा हूँ इस तरीके की चीज़ें? इसलिए बता रहा हूँ बेटे क्योंकि आपका जो पेपर आता है आरबीआई का, आरबीआई में पीओ का या एसबीआई पीओ का आता है या पीजीटी इंग्लिश आता है, उसमें इस प्रकार की समस्याओं को कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही पिछले में हमारे पास प्रॉब्लम आई थी, एक तो टू के साथ आया था हमारा, कुछ लिखा हुआ था, याद नहीं मुझे वर्ड, वहाँ पर एस लगा रखा था, तो मोबाइल्स, टू मोबाइल्स नहीं टू मोबाइल आएगा वहाँ पर। दूसरा एक मीन्स वाले में आया था थोड़ी देर पहले, वहाँ आपकी वर्ब्स के अंदर गड़बड़ कर रखी थी। ये क्या है, ये कई बार टाइपोग्राफिकल एरर्स हो जाते हैं, जो हमारा टाइपिंग इंस्ट्रक्टर है वो ऐसी गड़बड़ कर देता है, तो उन चीज़ों के लिए मैं आपकी हेल्प करता चलूँगा। जो टाइपिस्ट है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो शी यूज टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विद स्केचेस ऑफ एरोप्लेन्स। जब ये करनाल के बाल निकेतन में, विद्या बाल निकेतन में पढ़ा करती थी, टैगोर बाल निकेतन में पढ़ा करती थी, तो ये क्या किया करती थी, अपनी नोटबुक्स को क्या करती थी बेटा, ड्राइंग बुक्स को और नोटबुक्स में फिल करती थी, क्या, एरोप्लेन्स वगैरह के स्केचेस बनाती थी। आफ्टर हाई स्कूल के बाद हर पेरेंट्स वर कीन, उसके पेरेंट्स क्या थे, बहुत ही जिज्ञासु थे, उत्सुक थे जानने के लिए, कीन दैट, उन्हें ये उम्मीद थी कि शी शुड स्टडी मेडिसिन, कि वो क्या करे, वो मेडिसिन स्टडी करे। बट शी प्रेफर्ड इंजीनियरिंग, लेकिन उसने किसको चुना, उसने इंजीनियरिंग को चुना। शी चोज एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या होता है बेटा, एरोनॉट्स, एरोनॉट कौन होते हैं, एरोनॉट्स होते हैं बेटे आपके जो ये स्पेस में जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एरोनॉट्स कहते हैं, सॉरी एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, यानी अंतरिक्ष यात्री। एरोनॉटिक्स क्या होता है बेटे, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, दैट इज नोन एज एरोनॉटिक्स। उसने किसको लिया था इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिक्स को लिया था। और मैंने क्या बताया, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन होता है, अंतरिक्ष यात्री। एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खगोल शास्त्र। एक होता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर है बेटे आपका खगोल शास्त्री। एक होता है एस्ट्रोलॉजर, उसको कहते हैं ज्योतिषी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष शास्त्र। ये कुछ टर्म्स आ जाती हैं। तो उसने किसको चुना था बेटा, एरोनॉटिक्स को चुना था। एरोनॉटिक्स क्या होती है, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। मोर अबाउट एरोप्लेन्स, शी वॉज देन ओनली 17, उनकी उम्र उस समय पे कितनी थी, केवल 17 थी। कब गया इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, हाई स्कूल के बाद। 18 ईयर्स लेटर, और कितने साल के बाद, 18 साल के बाद, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन, वो भारत की सबसे पहली महिला बनी, एंड द फर्स्ट फ्रॉम एनी एशियन कंट्री, और कोई एशियन कंट्री है उसमें से भी पहली, टू ट्रैवल इन स्पेस। आपके अंतरिक्ष में जाने वाली वो पहली महिला बनती है, किसमें, पूरे एशिया के अंदर। फिर कहता है बेटे, दिस हैपन्ड ऑन नवंबर 1997, 19 नवंबर 1997 को ये हुआ था। When she was one of the 6 member crew, जब वहाँ पर कितने मेंबर गए थे बेटा, वहाँ पर 6 मेंबर गए थे, ठीक है। उस क्रू में, उस दल में कितने सदस्य थे, 6। She was one of the 6 member crew to get into the space shuttle, और उस शटल का नाम क्या था, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, कोलंबिया। इट वॉज ए 15-day एडवेंचर, कितने दिनों की यात्रा थी बेटा, ये रोमांच था 15 दिन का, इन स्पेस। दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। अब यहाँ पर ये बड़ा हाईलाइट करके दिया गया है, हाईलाइट इन द सेंस ये कोट करके दिया गया है। कोट करने की बात क्या है कि यहाँ पर इसको अलग से दिखाने की कोशिश की गई है। दिस इज ए प्राउड मोमेंट, ये बड़ा गर्व का मोमेंट था, किसके लिए, भारत के लिए। शी सेड जस्ट बिफोर हर लॉन्च इनटू स्पेस, स्पेस में जाने से पहले उसने ये बात बोली थी कि ये बहुत ही गर्व की बात है, किसके लिए, हमारे भारत के लिए। फिर क्या कहता है, कल्पना वॉज ए ब्लैक बेल्ट इन कराटे, वो कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट की एक कराटेक होती थी। एन एक्सपर्ट इन स्विमर, स्विमिंग भी अच्छी जानती थी। भरतनाट्यम आर्टिस्ट, और भरतनाट्यम की एक कलाकार थी, अदाकारा थी। एंड अ पोइट, एक कवियत्री भी थी। हु वंस रोट अबाउट द जिप्सीज ऑफ करनाल, जिसने जिप्सीज ऑफ करनाल के बारे में लिखा था। ये जिप्सीज क्या होते हैं बेटे, जो कारवां होता है, कारवां को बोल देते हैं जिप्सी, ठीक है। कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं, और किस में रहते हैं बेटे, कारवांस में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको जिप्सीज बोलते हैं।
ये था पैराग्राफ आपका। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। द वर्ड दैट मीन्स स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एरोनॉटिक्स, ठीक है। अब इसमें भिड़ते ही पहला ही आ गया एरोनॉटिक्स, यही हमारा हो सकता है। फिर कहता है एरोप्लेन्स, ये गलत हो जाएगा, ये तो एयर बसेस हो गई। फिर कहता है इंजीनियरिंग, बेटे इंजीनियरिंग के अंदर ही ये स्पेसिफिक कोर्स किया था उसने, तो ये गलत हो जाएगा। स्पेस, हाँ ये गलत हो जाएगा। स्पेस की बात आती तो हम एस्ट्रोनॉमी लिखते हैं, ठीक है, खगोल शास्त्र वगैरह की बात करते हैं, देन शी वुड बिकम एन एस्ट्रोनॉमर। और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करते तो इसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। फिर वो क्या कहलाती है, एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो तो क्या थी, एरोनॉटिक्स में गई थी। फिर कहता है बेटे द नंबर ऑफ पीपल हु अकम्पनीड कल्पना ऑन हर स्पेस ट्रैवल वॉज। अब बेटे वो टोटल कितने मेंबर्स थे, वो क्रू के अंदर, पूरे दल के अंदर 6 थे। अब यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ पीपल हु अकम्पनीड। अब यहाँ पर हु अकम्पनीड लिखने का मतलब है ये कल्पना चावला है, इसके साथ कितने गए थे, यानी इसके साथ 5 गए थे, तभी तो ये कितने हुए, तभी तो 6 हुए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5, द नंबर ऑफ पीपल हु अकम्पनीड। और अगर टोटल नंबर लिखते तो हम क्या लिखते, फिर 6 लिखते। यहाँ पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं जी पढ़ा कुछ था और मिल कुछ और गया, तो ऐसी गलती मत करना। फिर कहता है बेटा कल्पना चावला ट्रैवल्ड इन स्पेस इन ए व्हीकल नेम्ड। अब वो जिस यान के अंदर गई थी उस यान का नाम क्या था, कुछ कोलंबिया वगैरह था। पहला ही आया कोलंबिया, ये हो सकता है नासा, एलिमिनेट हो जाएगा। जिप्सी, बेटे जिप्सी करनाल के जिप्सीज के बारे में, ठीक है, नोमैड्स के बारे में, जो खाना बदोश हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके बारे में तो लिखा था, गलत हो गया। टाइटैनिक, बेटे टाइटैनिक तो वो जहाज़ था जो 1912 में जलमग्न हो गया था, आपके अटलांटिक ओशियन में डूबा था, जिसे अनसिंकेबल का टाइटल भी मिला हुआ था। वैसे टाइटैनिक का मतलब क्या होता है, टाइटैनिक का मतलब होता है जो बहुत ही विशाल होता है, उसको क्या कहते हैं, टाइटैनिक। वेरी लार्ज, इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग और डिफिकल्ट, दैट इज नोन एज टाइटैनिक, ठीक है। दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, दिस रेफर्स टू द डे व्हेन। अब बेटा ये जो प्राउड का, गर्व का दिन था, ठीक है, ये किस चीज़ को रेफर करता है। आपने देखा था जब कल्पना चावला स्पेस यान में जाने से कुछ पल पहले अपनी बात बोलती है, वो यही थी। अब यहाँ पर व्हेन कल्पना चावला वो 17 ईयर्स ओल्ड, बेटे एलिमिनेट हो जाएगा। 17 साल की थी, उसके 18 साल के बाद वो स्पेस में गई थी, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आया था। फिर कहता है कल्पना ट्रैवल्ड इन स्पेस, बेटे ये हो सकता है, ठीक है। कल्पना गोट एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, बेटे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था, उसको कहती है नहीं। फिर कहता है कल्पना वो सिलेक्टेड फॉर स्पेस ट्रैवल, बेटा ये हो सकता था स्पेस ट्रैवल के लिए सिलेक्ट हुई, लेकिन उसने ये तब नहीं बोला था कल्पना ट्रैवल्ड इन स्पेस, जब वो स्पेस में ट्रैवल करती है उस वक्त ये बोला था, ठीक है, सिलेक्शन के लिए नहीं बोला था। उसमें लिखा हुआ था जस्ट बिफोर शी वेंट इनटू द स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्पना चावला इज रॉन्ग, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है। यहाँ ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं। पहला कहता है शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन करनाल, बेटे ये ट्रू है हमारा। शी वॉन्टेड टू स्टडी मेडिसिन, बेटे ये फॉल्स है हमारा। वो तो इंजीनियरिंग में जाना चाहती थी, बट हर पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू डू सो, वो चाहते थे उसके माता पिता वो क्या स्टडी करे, मेडिसिन। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन स्पेस, बेटा इन स्पेस, ठीक है। इंडियन वुमन, यहाँ पर प्रेपोजिशन की गलती आ गई, इन स्पेस ये हो सकता है, ट्रू है ये। शी वॉज एन एक्सपर्ट स्विमर, बेटे बिल्कुल ठीक है, उसके स्विमिंग के बारे में बोला गया था कि वो कराटेक भी थी, वो अच्छी स्विमर भी थी। तो हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा, पी ऑप्शन, क्योंकि हमें किसको चुनना था, रॉन्ग को, फॉल्स को। आई ऑफन सफ़र फ्रॉम डैश बैक एक, बेटे कई बार ये बैक एक आता है, कई बार ये हेड एक आता है, इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर ये पर्टिकुलर टाइप का होता तो हम द का प्रयोग करते, अब द एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर बैक एक जो आया है इसके अंदर आपने क्या देखा, किस प्रकार की ध्वनि आई है, क ख ग घ ड़ की। अगर ए आ ई की आवाज़ आती तो हम एन लगाते,
अब एन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बच गए दो। जब हम इसकी बात करते हैं बैक एक, हेड एक, तो इससे पहले आर्टिकल इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये भी कट जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, आई ऑफन सफर फ्रॉम अ बैक एक। ही ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ। अब बेटे कॉलोकेशंस होती हैं आपकी। कॉलोकेशन का मतलब होता है जैसे आप कई बार क्या कहते हो, मेक अ नॉइस, शोर करने के लिए कहते हो, ठीक है। ऐसे ही सिंग अ सॉन्ग, जैसे काउंट द बीड्स, ऐसे बोलते हो। तो ये जो शब्द हैं एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं। वैसे यहाँ आया स्पीक्स डैश ट्रूथ। अब आर ट्रूथ तो गलत हो जाएगा, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। एन आ नहीं सकता, नो आर्टिकल गलत हो गया। हम क्या लगाते हैं, स्पीक द ट्रूथ। और अगर यहाँ आता टेल तो हम लगाते हैं टेल अ लाई। लाई के साथ क्या लगाते हैं, ए, टेल द लाई नहीं, टेल अ लाई। और स्पीक द ट्रूथ ये पर्टिकुलर वैसे आता है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज़ के साथ उस समय पे कनेक्टेड है, इसलिए इसके साथ ऐसा लगाया जाता है। वी स्टॉप्ड फॉर डैश क्रीम टी ऑन डैश वे बैक होम। बारीकी से समझना। पहली बात तो अगर यहाँ देखते हैं ऑन द वे बैक होम होता है, ऑन वे बैक होम नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर द आएगा, ऑन द वे। अब पहला एलिमिनेट हो गया, नो आर्टिकल्स वाला एलिमिनेट हो गया, बच गए दो। वी स्टॉप्ड फॉर द आइस द क्रीम टी ऑन द वे बैक होम। अब यहाँ पर कोई भी एक होता तो ए लगाते, और पर्टिकुलर है तो हम द लगाएंगे, द क्रीम टी। तो दोनों के अंदर ये आ जाएगा, क्या बना देंगे, डी ऑप्शन। वी हैव टू। अब ये क्या है, आपके जंबल्ड सेंटेंसेस आए हैं बेटे। वी हैव टू, टू के बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। टू इन्फिनेटिव बनेगा यहाँ पर। वी हैव टू एज वी सी इट गलत हो गया। वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ हो सकता है। वी हैव टू देयर इज गलत हो गया। वी हैव टू इवन इफ गलत हो गया। हमारा किससे शुरू होगा बेटा, क्यू से। क्यू नंबर 1 पर आएगा। अब क्यू पहले में दिया गया है, बी एलिमिनेट हो गया, सी हो सकता है, डी एलिमिनेट हो गया। अब हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब आगे देखते हैं। वी हैव टू सी, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। अच्छा, पहले में देखते हैं एज वी सी इट। ये इट क्या है, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट। देयर इज falsehood and darkness, बेटे देयर इज falsehood and darkness as we see it गलत हो गया। देयर इज falsehood and darkness even if all around us, as we see it even if all around us there is falsehood and darkness। अब बड़ा आसान हो गया है। we have to speak the truth, ये आने के बाद as we see it, किसको, ट्रूथ को, see it even if all around us there is falsehood and darkness, even if all around us there is, ये even if के बाद हमें क्या चाहिए था, फिर हमें इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, ये क्लॉज जोड़ना पड़ेगा। ऑल इवन इफ के बाद हमें ये देयर क्या बना, डमी सब्जेक्ट बना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट बन गया, और ये बीच में एडवर्बियल फ्रेज आ गया। तो एस और के बाद आर आएगा, एस के बाद आर आएगा, क्यू से शुरू होगा तो क्यू के बाद पी आ जाएगा। हमारा बन गया ए ऑप्शन, ये एलिमिनेट हो जाएगा। द रिसेंटली ओपन्ड, इसके अंदर भी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। द रिसेंटली ओपन्ड हौज खास विलेज, बेटा हौज खास विलेज, विलेज को तो ओपन किया नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा। पार्क ब्लूची, ये पार्क ब्लूची ये हो सकता है, ये भी क्यू से शुरू। द रिसेंटली ओपन्ड हैज, बेटे हैज टेकन, यहाँ पर तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट भी क्या, ये सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, यानी पीछे सिंगुलर चाहिए। बाय स्टॉर्म हैज टेकन, बेटे गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। हौज खास विलेज हैज टेकन, बेटे ये हो सकता है। फिर कहता है द कैपिटल्स गुरमेज, बेटा गुरमेज के साथ तो ये अपने आगे तो जुड़ नहीं सकता, इसका मतलब हौज खास विलेज, ये जो है ये सब्जेक्ट बनेगा आर का, यानी हमारा पी आर इकट्ठा आएगा, पी आर इकट्ठा आएगा। और द रिसेंटली ओपन्ड हैज टेकन ई ऑन हॉस्पिटलिटी हॉन्ट बाय स्टॉर्म, ये गलत हो गया। इसका मतलब हमारा क्यू से शुरू होगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया।
उसके बाद देखिए पी आर इकट्ठा कहाँ है, पी आर यहाँ इकट्ठा है, यहाँ आर पी हो गया, एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ जाएगा इसमें भी, ए ऑप्शन। अब इसे पढ़कर देख लीजिए। द रिसेंटली ओपन पार्क ब्लूची एट हौजखास विलेज हैज टेकन द कैपिटल्स गुरमेज ऑन हॉस्पिटलिटी हॉन्ट बाय स्टॉर्म, ये बन जाएगा। वी हैव द प्लेजर, आ डबल रूम गलत हो गया बेटा, पी से शुरू नहीं हो सकता, पी से इसने एक दे रखा है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आप एक एक करके भी एलिमिनेट करेंगे तो भी बात बन जाएगी। वी हैव द प्लेजर फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to September 8, बेटे सेंस नहीं बनाता, क्यू से कोई दे रखा है, नहीं दे रखा। वी हैव द प्लेजर दैट वी हैव रिजर्व्ड, बेटे आर से शुरू हो सकता है। वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू, बेटा एस बेटर है हमारा। अब आर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, आर वाला एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, बी। अब हम इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे। वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू दैट वी हैव रिजर्व्ड व्हाट, ए डबल रूम विद बाथ, ये बन जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to September 8, हमारा पूरी तरह से ये वेरीफाई हो गया। Whenever he went to the town nowadays, बेटे यहां पर आया nowadays, यहां पर आया जब कभी भी वो कहां जाता है बेटे, he went to गया कहां पर, टाउन में, nowadays। अब वहां पर went दिया गया है, went पास्ट टाइम रेफरेंस को बता रहा है। जब कभी भी वो गया, फिर कहता है आजकल, सेंस गलत हो गई। he lavishly spends a lot of money, यहां पर क्या आया, he lavishly spends। अब हम इसके टुकड़े कर करके देखें तो भी बात क्लियर हो जाएगी बेटा। कैसे हो जाएगी, वेन एवर एक कंजंक्शन की तरह आया है, ही हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके साथ टू हमारी प्रेपोजिशन, द किसके लिए आया, टाउन के लिए आया, टाउन हमारा नाउन है, द टाउन पूरा ऑब्जेक्ट बन गया किसका, टू का, और टू द टाउन क्या है, वेंट के बाद आया है, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन गया, किसका जवाब दे रहा है, वेयर का, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। फिर क्या कहता है, नाउएडेज, ये फिर से एडवर्ब आ गया बेटा। फिर कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि दूसरा मेन क्लॉज शुरू हो रहा है, कंजंक्शन पहले आ चुकी, ही हमारा फिर से सब्जेक्ट है, लेविशली किसके लिए आया, स्पेंड्स के लिए, स्पेंड्स हमारी वर्ब है, ये क्या बन गया, एडवर्ब। अलॉट ऑफ मनी, आ किसके लिए आया, अलॉट ऑफ किसके लिए आया, आपके मनी के लिए, वो एडजेक्टिव बन गया, मनी हमारा नाउन है, और स्पेंड्स का ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब गलती कहाँ है, जब कभी भी वो गया नहीं जाता है, इसका मतलब वेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, लेकिन ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो भी सिंगुलर आएगा, तो गो का सिंगुलर क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज। अब पहला हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये बिल्कुल ठीक था। ही स्पेंड्स, बेटा ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये भी ठीक है। नाउएडेज, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा करते थे, अच्छा यहाँ पर हाइफन लगा देते हैं कई बार इधर, नाउअडेज, वो भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है। क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, वेन एवर ही, यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, गोज, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, when our company was faced financial difficulties, the training budget was the first to be cut, इसे भी बारीकी से समझ लेंगे। when एक कंजंक्शन है, और किसके लिए आया, कंपनी के लिए, कंपनी नाउन है, ये एडजेक्टिव बन गया, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और आर कंपनी क्या है, हमारा पूरा सब्जेक्ट है, किसका, इस वॉज का। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब आई, वॉज फेस्ड। अब यहीं पे गड़बड़ हो गई, बी के साथ थर्ड फॉर्म आया, पास्ट पार्टिसिपल आया, ये तो उसने पैसिव बना दिया। जब कभी भी हमारी कंपनी को फेस किया गया फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सेंस गलत हो गई, ठीक है। या तो होना चाहिए व्हेन एवर आवर कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, व्हेन एवर आवर कंपनी वाज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये होना चाहिए। ये फाइनेंशियल किसके लिए आया, डिफिकल्टीज के लिए, ये पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट किसका, उस फेस वर्ब का। द ट्रेनिंग बजट वाज द फर्स्ट टू बी कट, तो जो ट्रेनिंग बजट था, द किसके लिए आया, बजट के लिए, ट्रेनिंग किसके लिए आया, बजट के लिए, दोनों एडजेक्टिव्स बन गए। द ट्रेनिंग बजट पूरा हमारा सब्जेक्ट बन गया किसका, वॉज का, वॉज द फर्स्ट, ये क्या है, द फर्स्ट टू बी कट, ये टू बी कट हमारा पैसिव वॉइस आ गया, ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव की तरह आया, कॉम्प्लीमेंट है पूरा का पूरा। अब एरर वहां पर आ गया, व्हेन आवर कंपनी वाज फेस्ड,
अब हमारा फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, या तो हमें क्या करना चाहिए, वॉज फेसिंग करना चाहिए, या जब कभी भी उसने सामना किया। अब जब कभी भी सामना कर रही थी कंपनी या कंपनी ने सामना किया, व्हेन आवर कंपनी वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये लिखा जाए कर रही थी, या जब कभी भी हमने सामना किया, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहां पर वॉज के बाद क्या आ जाएगा, वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, तो ये बन जाएगा। अब इस वॉज को रख लिया जाएगा, हम यहां के क्या कर देंगे, फेसिंग, ठीक है। जब कभी भी वो सामना कर रही थी तो हमने क्या किया, उसे काट दिया। जब कभी भी उसने सामना किया तो ट्रेनिंग बजट को क्या क्या था, पहले कट किया गया। अब दोनों में से एक का चुनाव, फिर से वही बात आ गई। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमारा सही था, द ट्रेनिंग बजट वॉज, ये सही है, एलिमिनेट कर दिया। द फर्स्ट टू बी कट, ये भी ठीक हो गया। अब इसमें और इसमें कहां पर, सोचो, शाबाश। When I went there, he was sleeping, जब मैं वहां गया, ठीक है, वो सो रहा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया। दूसरी बात, when I saw her, he was eating food, जब मैंने उसे देखा खाना खा रहा था। अब यहां पर was facing या faced, हम इसको काट देंगे और यहां पर सेकंड फॉर्म कर देंगे। एरर किस में बनेगा, बी के अंदर। समझ में आया, ठीक है। तो व्हेन आवर कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जब सामना किया तो ऐसा था, वॉज फेसिंग नहीं आएगा। यहां पर हम जो इसको एकदम से उड़ा देते हैं, जैसा मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया, ऐसे ऐसे मत करना, सोचना, ठीक है। आपने सिंपली क्या बोला, व्हेन वी मेट देयर, जब हम वहां मिले, ही वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी, वो पहले ही मेरा इंतजार कर रहा था। हम वहां मिले, सेकेंड फॉर्म लगाई, ठीक है। व्हेन आई टुक नोटिस ऑफ द सिचुएशन, जब मैंने उसे नोटिस किया, क्या आ गया, सेकेंड फॉर्म। क्लियर हो गया, गुड। तो क्या आ जाएगा, वॉज एलिमिनेट हो जाएगा, ए में एरर आ जाएगा हमारा। व्हेन आवर कंपनी वॉज फेसिंग, सॉरी गलत बोल गया, ये वॉज एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारा ठीक रहेगा, ये ठीक था, ये हमने पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया, हमारा बी में एरर है। स्टूडेंट्स मस्ट पेड अटेंशन टू व्हाट द टीचर टेल्स देम। स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट एक मॉडल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन मॉडल आ गया तो मॉडल्स के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही नहीं। पेड, मस्ट के बाद हमेशा, यानी किसी भी मॉडल के बाद हमेशा रूट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो बेस फॉर्म के हिसाब से चुना जाएगा। यहां पर क्या है, मस्ट, पेड नहीं, पे। पे वट, अटेंशन, अटेंशन क्या है हमारा, इसका ऑब्जेक्ट बन गया पे का। टू इसके साथ टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है। वट द टीचर टेल्स देम, वट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन वो कंजंक्शन बन जाएगा। टू वट, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, और ये इसका प्रेडिकेट, ये भी क्लॉज बन गया। टेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीचर के कारण आया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और देम किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या बन गया, पेड की जगह पे आएगा। स्टूडेंट्स मस्ट, बेटे बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो जाएगा, नो एरर हो नहीं सकता। व्हाट द टीचर टेल्स देम, बेटा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सही है। पेड अटेंशन टू, यहाँ एरर आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, पे, मस्ट के कारण। इज इट क्लियर? डैश इज ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कुछ वोकैब के बारे में, ठीक है। अब वोकैब में हमें एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। पहला आया कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन होता है बेटे जब आपका एक ग्रुप की बात करते हो स्टार्स के, उसको बोला जाता है, यू कैन सिंपली से ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म a shape in the sky and has a name that is known as constellation. एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज भी बोला जाता है, जैसे कॉन्स्टिलेशन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। इसमें जो लोग इकट्ठा होते हैं उसका जो ग्रुप होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करता है उसे भी कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ स्टार्स के ग्रुप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कॉन्स्टिलेशन। हो सकता है हमारा
फाइनल नहीं करेंगे अभी, ठीक है। एक एक चीज़ को मैंने क्या कहा था पहले देखने की कोशिश करेंगे। फिर आया डेलिक्टेशन। बेटे डेलिक्टेशन का मतलब क्या होता है? इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, उसको क्या कहते हैं? डिलाइट के लिए यूज़ किया जाता है ये डेलिक्टेशन, डिलेक्टेशन बोला जाता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों? आपने अक्सर पढ़ा है, एक शब्द सुना होगा कॉल अप, द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डरिंग पीपल बाय लॉ, कानून के द्वारा जब उन्हें ऑर्डर दिया जाता है टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज नोन एज कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या था? कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब था कॉल अप, ठीक है। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या है? कॉल अप। और वो कॉल अप क्या है? जब आपको ऑफिशियली बोला जाता है किसी कंट्री के द्वारा, किसी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ? आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने के लिए। यू कैन साइट द एग्जांपल ऑफ योर इजराइल, वहाँ पर ऐसा ही होता है। एवरीबडी इज बाउंड टू सर्व इन मिलिट्री फोर्सेस, गलत हो जाएगा। कॉन्ग्रीगेशन, बेटे कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? इसे आप क्या कहते हो? अक्सर भक्तगण, किसी भी कोई भी रिलीजियस कार्य होता है, जैसे मैं मोटी सी बात करूं, शाम के समय आपके गंगा के किनारे पर हरिद्वार वगैरह में आप जैसे भक्तजन इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर आरती वगैरह करते हैं, या फिर मोटे तौर पर किसी का शादी ब्याह होता है, निकाह आदि होता है, वहाँ पर जो लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ होता है, उसको वो बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। उसमें भी क्या बोलते हैं? उसे कॉन्ग्रीगेशन कह दिया जाता है। यानी ए ग्रुप ऑफ पीपल हु are gathered together in a church to worship God, in a temple to worship God, ठीक है। इसमें आपका प्रीस्ट वगैरह या कोयर वगैरह इंक्लूड नहीं होता, वो इंक्लूड नहीं होते, पुजारी वगैरह। इसमें सीधा सीधा कौन आते हैं? वे लोग इंक्लूड किए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। ग्रेग का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये भी समूह के लिए, सोशल के लिए ग्रिगेरियस, सोशेबल, सोशल, सामाजिक, जो समूह प्रिय होते हैं, समाज प्रिय होते हैं। कौन? ग्रुप के लिए आ गया, तो एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्स्टिलेशन। ही मेड डैश, ही मेड योर मेंशन, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। प्रोनाउन के टॉपिक में अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, 5-6 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। कई बार आप कहते हो आई शुड टेक योर लीव नाउ, आई शुड टेक योर लीव, अब मुझे इजाज़त दीजिए। बेटे ये गलत होता है, आई शुड टेक लीव ऑफ यू नाउ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये आई ही मेड योर मेंशन, बेटे योर्स, पहली बात तो योर्स नहीं आएगा, ठीक है। मेंशन एक नाउन है, योर मेंशन होता, सोचते योर्स मेंशन, गलत हो गया। ए मेंशन फॉर यू, बेटे फॉर नहीं आएगा, ऑफ होना चाहिए था। ए मेंशन अबाउट, अबाउट भी गलत हो गया। ए मेंशन ऑफ यू, हमारा क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज में अक्सर डिस्कस करते हैं, उनका बारीकी से ख्याल रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नंबर एकदम से छू हो जाएगा। फिर कहता है बेटे, ही वॉज डैश एंड रेडी टू कन्फ्रंट द पैटर्न सेट बाय द कम्यूटर्स। सबसे पहली बात क्या है? ये कम्यूटर कौन होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि ये ट्रैवल करते हैं लोग, तो वो गाड़ी को कम्यूट करने की कोशिश करते हैं। यू कैन सिंपली से ए पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू ए सिटी टू वर्क ईच डे, यूजुअली फ्रॉम क्वाइट फार अवे, ठीक है। उसके लिए कम्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर कम्यूटर्स क्या है? वो इकट्ठे जो ट्रैवल करते हैं वो फिर कम्यूटर्स बोल दिए जाते हैं। जैसे आजकल आपके शेयरिंग करके चलते हैं, तो उस तरीके से। वैसे यहाँ पर कम्यूटर क्या था? जो डेली एक जगह से विजिट करते हैं अपने ऑफिसेज वगैरह में, उन्हें क्या कहते हैं? कम्यूटर्स, ठीक है। He was dash and ready to confront the pattern set by the commuters. He was dash, he was complacent. अब complacent का मतलब समझिए बेटा। complacent का मतलब होता है जो एक तरीके से satisfied है, contented है, ठीक है। जो अपनी सिचुएशन से, अपने हालात आदि से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है, ग्रेटिफाइड है, उसे क्या कहते हैं? कंप्लेसेंट बोलते हैं, ठीक है। आप उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं लाना चाहते, उसको क्या कहते हैं? कंप्लेसेंट। तो बेटे ही वॉज कंप्लेसेंट एंड रेडी टू कन्फ्रंट। अब यहाँ पर कन्फ्रंट की बात आई थी। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट तो फिर इसके अगेंस्ट चला जाएगा। अब यहाँ जब कन्फ्रंट आया है तो उसके अनुसार सोचेंगे।
अब अपीयर एंड नीड टू बी डेल्ट विद बाय समबडी, उसको हम क्या कहते हैं? कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब था टू फेस समथिंग, किसी चीज़ का सामना करना, फेस अप टू। ये गलत हो गया। अब ये कंप्लेसेंट है तो फिर वहाँ पर कन्फ्रंट क्यों करेगा? डिटरमिन्ड, ही वॉज डिटरमिन्ड एंड रेडी टू कन्फ्रंट। बेटे डिटरमिन्ड का मतलब क्या था? दृढ़ निश्चय कर किए बैठे होना, ठीक है। अब ही वॉज डिटरमिन्ड, वो उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था, ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था, एंड रेडी टू कन्फ्रंट, और उसके खिलाफ जाने की कोशिश में था, तैयार बैठा था। सेट बाय द कमिटर्स, जो कमिटर्स ने एक पैटर्न सेट कर रखा था। ये क्या है? मैं एक मोटी सी बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ से जब ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए, तो उस वक्त बेटे जो पैसेंजर्स होते हैं, कम्यूटर्स होते हैं, डेली अप डाउन करने वाले जो हैं, वो किसी भी कंपार्टमेंट या बोगी में अपनी सीट फिक्स कर लेते हैं। क्या उनके पास कोई पर्टिकुलर राइट है उस चीज़ के लिए? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो रिजर्व्ड नहीं है। तो वैसे कोई बंदा उनसे पहले आकर सीट ऑक्यूपाई करके बैठ गया, अब उसे वहाँ से हटाया जाए, और वो भी कम्यूटर ही है, डेली आना जाना शुरू किया है उसने, अब वो विरोध तो करेगा। आज वो डिटरमिन करके आया था कि आज कोई उठाएगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, तो वैसे क्या हो जाएगा? ही वॉज डिटरमिन्ड एंड रेडी टू कन्फ्रंट द पैटर्न सेट बाय द कमिटर्स। ये हो सकता है हमारा। फिर कहता है बेटा इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? ये भी समझ लीजिए। ये ट्रेसेबल का ऑपोजिट होता है। वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, उसे क्या कहते हैं? इंट्रैक्टेबल। जब किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, या व्यक्ति की या प्रॉब्लम की बात करते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, दैट इज नॉन एज इंट्रैक्टेबल, ठीक है। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कंप्लेंट, ही वॉज कंप्लेंट, बेटा बिल्कुल गलत हो गया। ही वॉज डिटरमिन्ड, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि आज किसी ने उठाया तो मैं उसे धक्का दे दूंगा ट्रेन से। एंटोनिम ऑफ ओवरस्ट्रंग। अब बेटा स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपकी किसके लिए यूज़ किया जाता है? रस्सी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है? एंटोनिम ऑफ ओवरस्ट्रंग। ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी चीज़ की अति हो जाती है। तो जो अति व्यग्रता को दिखाता है, पूरी तरह से खिंचाव को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? ओवरस्ट्रंग कहते हैं। ओवरस्ट्रंग में क्या आ जाएगा? जब एग्रेसिवनेस आ जाएगी, जब बंदा थोड़ा सा इन्फ्यूरिएटेड होगा, फ्लेयर्ड अप होगा, उसके लिए क्या था? ओवरस्ट्रंग, यानी पूरी तरह से तनावग्रस्त है। जैसे पियानो के अंदर क्या होता है बेटे? उसके लिए यूज़ किया जाता है। विद स्ट्रिंग्स सेट इन सेट्स क्रॉसिंग ईच अदर ऑब्लिक्विली। ऑब्लिकली का मतलब है जब वो एक दूसरे के विपरीत ऐसे खींची जाती हैं, उसके लिए बोला जाता है ओवरस्ट्रंग। अब ये एक्साइटेड को दिखा सकता था, टेंशन को दिखा सकता था, एग्रेसिवनेस को दिखा सकता था, एजिटेशन को दिखा सकता है। वे तो सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। हमें क्या चाहिए? हमें तो एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम चाहिए तो इसका मतलब जो शांत है, धीर गंभीर है, जिसके अंदर पेशेंस है, वो हो सकता है। अब देखते हैं ये क्या ऑप्शंस देते हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड तो इसका सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा बेटे, ठीक है। काम, बेटे सीरीन वाली सेंस में आ जाएगा। काम है, सीरीन है, पीसफुल है, कूल है, हो सकता है हमारा। फिर कहता है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक क्या होता है? जो फरवर से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। फीलिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट अबाउट समबडी और समथिंग इज नॉन एज एंथुजियास्टिक, ठीक है। एंथुजियास्टिक क्या हो जाएगा? जोशीला, जेस्टफुल, फुल ऑफ फरवर, ठीक है। गलत हो गया हमारा। चीयरफुल, चीयरफुल यानी हैप्पी, मर्थफुल, इन ए जॉली गुड मूड, ठीक है, उसकी हैप्पीनेस को दिखाने की बात की गई है। चेयरफुल गलत हो गया हमारा। क्या आ जाएगा? काम, सीरीन, पीसफुल, पैसिफाइड। सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अब यहां पर अबंडेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रचुरता को दिखाता है, जो बहुतायत को दिखाता है। जब कोई चीज़ सफिशिएंट होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है, प्लेंटीफुल होती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, मोर देन इनफ, दैट इज नॉन एज अबंडेंट, ठीक। लिमिटेड, लिमिटेड तो क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। सीमित का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे पास क्या है? बहुत कम है, नॉट वेरी ग्रेट इन अमाउंट और एक्सटेंट, दैट इज नॉन एज लिमिटेड, एलिमिनेट हो गया। प्लेंटी, प्लेंटी बहुतायत के आया था, मैं ले आया था, मैंने बताया था प्लेंटीफुल, ठीक है, हो सकता है हमारा। फाइनाइट,
फाइनाइट भी क्या है, सीमित। आप कहते हो एवरी डिजिट हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू, हर डिजिट का फाइनाइट वैल्यू होता है। इफ़ यू से 9 इट इज़ नाइदर 8 नॉर 10, आपने 9 बोला तो वो 9 है, ना 8 है, ना 10 है, वो सीमित हो गया, फिक्स्ड हो गया, गलत हो गया। लेस, लेस किसको दिखाएगा, कम को। किसकी डिग्री है, लिटिल की, लिटिल, लेस, लिस्ट। लिटिल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए, और किसमें, कम सेंस में। एंटोनिम ऑफ अग्री, अग्री का मतलब क्या होता है, किसी के साथ सहमत होना, ठीक है। एग्री किसको दिखाता है, कॉन्कॉर्ड को दिखाता है, अकॉर्ड को दिखाता है, ठीक है। ओल्ड वन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एग्री, एग्री का डिसएग्री हो सकता है, डिस्कॉर्ड हो सकता है, टू बी एट ऑड्स हो सकता है, और एग्री का, सॉरी, एट ऑड्स तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सी आई टू आई, एग्री होना, और एट ऑड्स वो क्या है, डिसएग्री होना। डिस्कॉर्ड क्या है, डिसएग्रीमेंट, और कॉन्कॉर्ड क्या है, एग्रीमेंट। तो एग्री के लिए आएगा कॉन्कॉर्ड, सी आई टू आई, ठीक है। अब डिफर, डिफर क्या है, इसका एंटोनिम ये हो सकता है, हमें एंटोनिम चाहिए। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उत्पादन करना, तो वो क्या था, प्रोड्यूस। किसी चीज़ को पेश करना, वो भी क्या कहलाता है, प्रोड्यूस। ये गलत हो गया। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब है टू एग्जिबिट, टू थ्रो लाइट ऑन समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले, किसी चीज़ को दिखाने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए। ये भी गलत हो गया। तो एग्री का क्या बन गया, डिफर, और एग्री के लिए मैंने क्या बताया, कॉन्कॉर्ड, असेंट, सी आई टू आई, और डिसएग्री में क्या आ जाएगा, डिस्कॉर्ड, टू बी एट ऑड्स, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये था आपका पेपर आज के लिए। अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के किसी और नए टॉपिक के साथ या फिर टेस्ट आदि के साथ। मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।